फॉर युअर MBA CET अँड अदर एक्झामिनेशन्स ॲज वेल. म्हणजे तुम्ही CMAT असेल किंवा कॅट असेल यांची तयारी करताना काही ॲडव्हान्स टॉपिक असतात जे बेसिक ग्रामर आणि वोकॅब्युलरीच्या पलीकडे. आज त्या टॉपिकचे अपन थोड़ा वेळ इंट्रोडक्शन पाहूया एंड देन हम देखेंगे हमारा सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है. अभी आपको ये समझना है कि हमने बेसिक ग्रामर के कौन से टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे. वोकैबुलरी में क्या एग्जैक्टली चीज़ होती है ये हमने सब डिस्कस किया है. अब हम करेंगे डिस्कशन एक्झॅक्टली जो ॲडव्हान्स टॉपिक होते हैं वो. सर तो पंखा आणि हा एवढा फक्त बंद करून द्या. तो उसमें देखिए एडवांस टॉपिक की अगर हम बात करेंगे जो एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछे जाते हैं, उसमें पहला टॉपिक आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. जैसा हमने कॉम्प्रहेंशन क्लोज कॉम्प्रहेंशन देखा था वैसा एक टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक ब्लैंक स्पेस लेफ्ट की है. थोड़ी देर बाद में AC ऑफ कर दूंगा, आप चिंता ना करें. और एग्जैक्टली गिवन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फिल इन द ब्लैंक्स. इसके अलावा और कौन सा टॉपिक होता है, इसके अलावा हमें आता है कॉमन एरर या उसको स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज spot the, yes please, spot the error. कॉमन एरर को हम MBA हो हाँ सर बस. कॉमन एरर या उसको स्पॉट दी एरर भी कहते हैं. ये दूसरा टॉपिक है. तीसरा जो एडवांस्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. चौथा जो है वो टॉपिक होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या इसको और में कहते हैं पैरा जंबल. पैरा जंबल, ठीक है. ये एक टॉपिक जो है ये भी हमको एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. देन उसके बाद में आ जाता है आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमन एरर, स्पॉट द एरर है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस है और एक दो और न्यू टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या पूछते हैं. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस देखा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस देखा है. एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आपको पूछा जाता है वर्ड क्लास. मतलब जो बेसिक ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना उससे ये थोड़ा सा अलग होता है. ये टॉपिक भी हमको डिस्कस करना है कि कैसे ये वहाँ पे पूछे जाते हैं. कॉम्प्रहेंशन और क्लोज कॉम्प्रहेंशन तो हमने देखा है यहाँ पे. बेसिक ग्रामर में प्रीपोजिशन भी हो जाएगा. इसके बाद एक और टॉपिक हमको पूछा जा सकता है कोरिलेटिंग सेंटेंसेस. कोरिलेटिंग सेंटेंसेस. कोरिलेटिंग सेंटेंसेस ये टॉपिक भी हमको वहाँ पे पूछा जा सकता है. उसके बाद में मैंने जैसा वोकैबुलरी में आपको पेयर वर्ड और कंफ्यूजिंग वर्ड जो है उसका मैंने आपको दिखाया था. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है मॅचिंग लिस्ट. मॅचिंग लिस्ट ज्याला आपण जोड्या लावा म्हणतो ना मराठीमध्ये, तसा मॅचिंग लिस्ट जो है ये भी आपको एग्जामिनेशन में वहाँ पे पूछा जाता है. और दूसरा एक वोकैबुलरी वाला हमने देखा था जैसा फ्रेजल वर्ब है, एडॉप्शन ऑफ वर्ड है. ये कुछ न्यू टॉपिक्स है जो आजकल अलग अलग एग्जामिनेशंस में वो पूछे जाने लगे हैं. उन टॉपिक पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो लास्ट लेक्चर यानी सैटरडे को हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको बेसिक ग्रामर इंक्लूडिंग वोकैबुलरी का प्रिपरेशन जो है वो किक ऑफ करना है. नाउ इन टुडे सेशन इन द फर्स्ट हाफ सेशन आई विल टेल यू कि ये टॉपिक्स कैसे है, इन पे क्वेश्चन कैसे आता है एंड देन आई विल स्टार्ट टीचिंग यू दी एक्चुअल सिलेबस. ये हमको ध्यान में रखना है वहाँ पे. अब जैसा पहला टॉपिक मैंने आपको लिख के दिया है फिल इन द ब्लैंक. अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे फिल इन द ब्लैंक पे क्वेश्चन आ सकते हैं हमें. यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई shall not. I shall not be. I shall not be going to the theater.
आई शैल नॉट बी गोइंग टू दी थिएटर, ये फिल इन द ब्लैंक है और आखिर में फुल स्टॉप है। नाउ 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू, ये 4 में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वहां पे चूज करना है, सो दैट द गिवन सेंटेंस इज सेड टू बी अ कंप्लीट सेंटेंस। अब वहां पे वाक्य है इफ इट मे स्नो, इफ इट मे स्नो, इफ इट मे स्नो। दूसरा है इफ इट स्नोज। तीसरा है इफ इट स्नोज, and the fourth one is if snowed. Okay, now I would like to ask each one of you to answer this particular question. This is just for your reference कि fill in the blanks पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अभी जो सेंट्रल एग्जाम्स का या फिर कंपेटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न जो चेंज हो रहा है, क्योंकि बेसिक ग्रामर एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन रीड, हर कोई व्यक्ति बेसिक ग्रामर नाउन के टाइप्स पढ़ के क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे एग्जाम की बढ़ रही है, as per the increasing difficulty level of the exam, they have framing questions in a different way. कॉन्सेप्ट आपका वही है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन समझने की जो आपकी एबिलिटी है उसको हैम्पर करने के लिए जानबूझकर डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। अब देखिए, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर इफ इट मे स्नो, इफ इट स्नो, इफ इट स्नोज, इफ स्नोड। क्या लगता है 4 में से क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा? I mean, what do you think would be the best possible option to be chosen here in this particular fill in the blanks? C, if it snows, okay. 1, if it may snow, okay. D, if snowed. C, ठीक है। अब देखिए गाइज, इस क्वेश्चन का अगर हम थोड़ा सा आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, ये किस टॉपिक पे बेस है? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उस कंडीशनल सेंटेंसेस पे ये फिल इन द ब्लैंक उन्होंने फ्रेम किया है। अब कंडीशनल सेंटेंस जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे 2-4 दिन के बाद, हमारा बेसिक के बाद, तो आपको समझना है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल का मतलब है जहाँ पे कंडीशंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे 100 रुपये देंगे तो ही मैं वो काम करूंगा। मतलब एक कंडीशन पे दूसरी कंडीशन डिपेंड है कि आप मुझे 100 रुपये दोगे, यू लेंड मी 100 रुपीज, इन रिटर्न आई विल वर्क फॉर यू, तो ही मैं काम करूंगा। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं काम नहीं करूंगा। ये कंडीशनल है। तो कंडीशनल एक होता है प्रेजेंट में, मतलब उसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। दूसरा होता है उसे सेकंड कंडीशनल कहते हैं, जो पास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं हेलीकॉप्टर खरीदता। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ हेलीकॉप्टर, सेकंड कंडीशनल। एक आता है थर्ड कंडीशनल, मतलब आपके सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि सर, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं उसके शादी में जाता। हैड ही इनवाइटेड मी टू हिज वेडिंग सेरेमनी, आई वुड हैव सर्टनली गॉन। लेकिन उसने मुझे इनवाइट किया नहीं तो जाने का वहां पे कोई सवाल ही नहीं होता। वो थर्ड कंडीशनल है। और दूसरा एक आता है, उसको कहते हैं जीरो कंडीशनल, जहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है, उसको हैबिचुअल कंडीशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई हैव एक्स्ट्रा मनी इन माई पॉकेट आई बाय मोटिवेशनल बुक्स। जब भी मेरे पास ज़्यादा पैसे होते हैं मैं मोटिवेशनल बुक्स खरीद लेता हूँ। अब मतलब क्या है कि मंथली एक्सपेंसेस बचा के जितने भी पैसे बचेंगे उस पैसों का हम क्या करेंगे, किताबें खरीद लेंगे। तो यह हैबिचुअल है, यहाँ पे जीरो कंडीशनल है। पहला सेंटेंस भी नॉर्मल है, दूसरा भी नॉर्मल है, दोनों में कोई टेंस हमें स्पेसिफिकली यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। अब ये जो हमें टेंस पूछा गया है दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन पे है। कौन सा कंडीशनल है? फर्स्ट कंडीशनल है। आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर। अगर मान लो, अब यहाँ पे वाक्य क्या है, इफ जो है, कभी कभी इफ वाक्य की शुरुआत इफ से होती है, या इफ वाक्य के सेकंड क्लॉज में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इफ सेकंड क्लॉज है, म्हणजे याचा अर्थ काय वाक्यामध्ये, की जर समजा तिथे बर्फ पडला तर मी थिएटरला जाणार नहीं। आप थिएटर में मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो, अदरवाइज आप वहाँ पे कोई ड्रामा होता है
नाटक वगैरे असतं ना, नाट्यगृह ज्याला म्हणतो, थिएटर, तुम्ही तिथे जाता. आता बर्फ पडत असेल वरून, थंडी वाजतीये तुम्हाला, तिथे नाटक करणाऱ्यांना अडचण होतीये, मग तुम्ही त्यावेळेला तिथे जाणार आहात का? नाही. म्हणजे इथे काय आहे की हा जो पहिला सेंटेन्स आहे, हा पहिला सेंटेन्स मध्ये कुठला टेन्स आहे? प्रेझेंट सिंपल आहे का फ्युचर आहे? फ्युचर आहे. सिंपल फ्युचर टेन्स आहे. आय शाल नॉट बी गोइंग, फ्युचर कंटिन्युअस आहे. मग इथे वाक्य कसं येईल? इफ इट स्नोज. कसं येईल? आय शाल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर इफ इट स्नोज. जर तिथे बर्फ पडेल किंवा बर्फ पडलं तर मी तिथे जाणार नाही. म्हणजे वाक्यामध्ये कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे? सी ऑप्शन जे आहे ते करेक्ट है. अशा पद्धतीनं फिल इन द ब्लैंक्स मिनिमम 5 क्वेश्चंस तुम्हाला येतात. आप चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिए. अभी हाल ही में कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट का वैकेंसीज है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वैकेंसी है. सो यू गाइस माइट ट्राई योर बेस्ट हैंड एट इट. शायद आप लोग फॉर्म भर के वो भी एग्जाम्स दोगे आपके सीईटी के साथ साथ, तो उस समय आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो टॅकल करना इम्पॉर्टंट आहे. आपण ज्या सरळ सेवेच्या वगैरे एक्झाम देतो ना, त्यामध्ये पण फिल इन द ब्लैंक्स वरती क्वेश्चन असतात आपल्याला. हे आपल्याला समझून घ्यायचं. ये टॉपिक आपको समझना है दोस्तों. ये फिल इन द ब्लैंक इस प्रकार से आपको आता है. दूसरा टॉपिक मैंने जो आपको बताया था उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं. अब जैसा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस आता है, अब ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है दोस्तों. दिस इज समथिंग विच इज वेरी चैलेंजिंग. इसको पैराजम्बल भी कहा जाता है. नाउ लेट मी टेल यू कि कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन दिया है गाइस यहाँ पे, जैसा आप यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं. मैं एक सिंपल वाला क्वेश्चन लेता हूँ. एक सेंटेंस है, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज. आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, इसको नाम दिया है पी. दूसरा है एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, एंड हैज बिकम part of, and has become part of, practiced as part of healthy lifestyle. Practiced as part of, practiced as part of healthy lifestyle. हेल्दी लाइफस्टाइल, इसको हमने नाम दिया टी क्यू है एक्चुअली, ये टी क्यू. देन दिस बिकम्स आर, और दूसरा है योगा इज बीइंग. इसको हमने दिया है टी क्यू आर एस. ठीक है. अब आपको ऑप्शंस देता हूं दोस्तों. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया है आर टी एस क्यू. दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्यू एस टी आर. थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है एस आर टी क्यू. और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है एस आर क्यू पी. आता पहा मित्रांनो, आपण इथे नेमकं काय करतोय. एक वाक्य आपल्याला दिलेला आहे, एक सेंटेंस हमको दिया है यहाँ पे. ठीक है, समझ लीजिए. अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को ना चेंज किया है. जैसे मान लो मैं आपको महाराष्ट्र का मैप बना देता हूँ. ठीक है, एक मैप बना देता हूँ यहाँ पे. किंवा एक उदाहरण है, अपन बऱ्याचदा लहानपणी ते खेळ खेळतो. मैंने उस दिन वो एग्जाम्पल दिया था छोटे बच्चे वाला, कि मैंने क्या किया, महाराष्ट्र का मैप है, वो मैप के डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, पीसेस आपको दे दिए. यस प्लीज. तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने आपको दे दिए, पीसेस दे दिए. फिर आपको क्या करना है कि ये डिस्ट्रिक्ट सर, ये स्टेट है, अगर नेशन का है तो आप अरेंज करोगे महाराष्ट्र है, फिर ये तेलंगाना है, अरेंज करोगे. यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, हमने उसको क्या किया है, टुकड़ों में बांट दिया है. अब इसका अरेंजमेंट करते समय व्हाट वी नीड टू डू, इन टुकड़ों को सही तरीके से मैनेज करना है, ताकि ये टूटे हुए टुकड़े हैं ना, इनको डॉट से ज्वाइन करना है, ताकि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाए. ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, वो हर एग्जाम्स में क्या होता है, ये टॉपिक जो है वो हमको पूछा जाता है. अब हमको करना क्या है कि पहले जो 4 पार्ट है ना, पी क्यू आर एस, इनको पढ़ना है, और पहले डिसाइड करना है कि सर सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा. अब यहाँ पे और चीजें हैं. बहुत बार ये टॉपिक वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है सेंट्रल एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं, या आपके MBA CET के है,
कैट और सीमैट ये भी सेंट्रल लेवल पे होता है, सीईटी तो आपके स्टेट लेवल तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब ध्यान रखिए कि हमें करना क्या है, इसमें इलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करना बहुत जरुरी है। म्हणजे एकदा आपल्याला हे कळलं, वन्स वी कन्फर्म की वाक्याची सुरुवात नेमकी कुठून होणार आहे, पी ने होणार आहे, क्यू ने होणार आहे, एस ने होणार आहे की आर ने, मग बाकीचे दोन ऑप्शन असतील, दोन ऑप्शन इनकरेक्ट होतील। आता पहा ती टेक्निक आपण अप्लाय करू। आर स्पिरिच्युअल हेरिटेज अँड हॅज बिकम पार्ट ऑफ प्रॅक्टिस ॲज पार्ट ऑफ हेल्दी बिईंग, योगा इज बिईंग। आता वाक्याची सुरुवात कशाने होईल, कुठल्या सेंटेन्सनी होईल, एसनी होईल, एवढं कन्फर्म आहे तुम्हाला? बर, इथे वाक्याची सुरुवात कशाने झाली आहे, आरनी, चलो यार इसको मायनस कर देते हैं। इथे कशाने झाली आहे, क्यूनी, हे पण मायनस झालं, म्हणजे दोन ऑप्शन काय झाले इथेच कट झाले। म्हणजे नेहमी काय असतं, दोन ऑप्शन अतिशय इनव्हॅलिड असतात कि जिनका उस सेंटेंस के करेक्ट पैटर्न से कोई दूर दूर से वास्ता नहीं होता है, और दो ही ऐसे सेंटेंस होते हैं या दो ही ऐसे ऑप्शन है जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना जरूरी है कि सर अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब आप देख लिया दोस्तों, आर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा इज बीइंग। चलो यस से हम मान लेते हैं योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पे भी यस आ रहा है, यहाँ पे भी यस आ रहा है, मतलब एस के बाद में क्या आएगा, आर आएगा, ये तो कंफर्म हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, पी क्यू या क्यू पी, क्या लगता है आपको क्या आएगा? योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, मतलब क्या आएगा, एस आर क्यू पी। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। टॉपिक बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको सबसे पहिले आयडेंटिफाय करना है, म्हणजे एकदा आपल्याला कन्फर्म करून घ्यायचं की वाक्याच्या सुरुवातीला काय येईल, यस येईल, पी येईल, क्यू येईल की आर येईल। अब ये एक बार कन्फर्म हो गया तो बचे जो दो ऑप्शन है उनको इलिमिनेट करना हमारे लिए इट विल जस्ट बी अ पीस ऑफ केक फॉर अस। मग ते एकदम काय होईल, इट जस्ट लाइक टेकिंग अ वॉक इन द गार्डन, अगदी सोपं होईल ते। मग दोनच ऑप्शन उरले आपल्याकडे, म्हणजे इथे आपली आपण काय करतो, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं, पहला वी वांट टू सेव आवर टाइम, टाइम आपला वाचतोय, ओके। दूसरं त्यानंतर काय होतंय कि इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेविंग के अलावा हमारे ऑप्शन का करेक्टनेस जो है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन आपके करेक्ट ही आएंगे, मान लो 5 क्वेश्चन आपको पूछा, बट आइडियली 5 में से कम 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एक पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हो। तो आया समझ में? ये मैंने बहुत सिंपल लिया, कभी कभी डिफिकल्ट है, लेकिन आपका अगर ग्रामर पे अच्छा पकड़ है, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से मैं दोहराता हूं इस बात को, टाइम एंड अगेन आई रिपीटेड, इफ यू होल्ड ए फेयरली गुड कमांड ऑन ग्रामर, एब्सोल्युटली बेसिक ग्रामर, तो ये टॉपिक आपके लिए क्या होता है, आसान वहां पे बन जाता है। ठीक है, आया समझ में, पैटर्न समझ में आया? चलिए अगला वाला पैटर्न बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम वहां पे किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब वर्ड क्लास पे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको नॉर्मली बताता हूं। क्वेश्चन है, शी थिंग्स मच बेटर देन आई डू, मतलब जितना अच्छा मैं गाता हूं उससे कहीं अच्छा वो गा लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, एक पर्टिकुलर एक वर्ड होगा कोई, उसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे बेटर के नीचे क्या किया है, अंडरलाइन किया है, और आपको इंस्ट्रक्शंस क्या है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ पर्टिकुलर अंडरलाइंड वर्ड, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ये बेटर नाम का जो वर्ड है यहाँ अंडरलाइन किया है, इसके लिए हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमको इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझना है कि क्या ये बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या ये बेटर यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है, क्या ये बेटर यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, और ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। आता हे वाक्य वाचून तुम्हाला ठरवायचं है, अब आपको डिसाइड करना है सर इस सेंटेंस में बेटर, अब हमारे पास जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, आइदर वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, बिकॉज अ सिंगल वर्ड कैन एक्ट एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस सेंटेंस में क्या हो सकता है, आइदर ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है। अब क्या ये कंजंक्शन हो सकता है दोस्तों? कंजंक्शन का काम होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड को
सेंटेन्सेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करना. यहाँ पे बेटर किसी को ज्वाइन तो नाही कर रहा है. जेवढं चांगलं मी गातो त्याच्या म्हणजे माझ्यापेक्षा ती चांगलं गाते, बेटर कंजंक्शन आहे का नाही, हा ऑप्शन मायनस झाला. काय वाटतं तुम्हाला? ऍडजेक्टिव्ह आहे, ऍडव्हर्ब आहे, व्हर्ब आहे? टेल मी. ऍडव्हर्ब ओके. ऍडजेक्टिव्ह त्याचा जो डी आहे ना मित्रा, तो सायलेंट आहे. ऍक्च्युली आपण त्याला ऍडजेक्टिव्ह म्हणतो, पण ते ऍडजेक्टिव्हच्या ऐवजी त्याला ऍडजेक्टिव्ह, डी हा त्याचा सायलेंट करायचा. आता हे तुम्हाला मी का करेक्ट करत जाईल, त्याच्या मागे कारण है. सी गाइज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, खुद के बारे में बार बार बताना अच्छा नहीं लगता मुझे. आई एम वॉइस एंड एक्शन ट्रेनर एज वेल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ न्यूट्रल ही बात करूँ. तो हमेशा ध्यान रखना, अब जब आप एमबीए करोगे ना, तो एमबीए करने के अलावा पब्लिक सेक्टर यूनियन में भी आपको काम करने का मौका मिलता है. फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड होता है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर में भी आपके वैकेंसीज आते रहते हैं. और स्पेसिफिकली जब आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाओगे जॉब करने के लिए, अब एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एट द एंड ऑफ द डे. एमबीए करने के बाद आप आईआईएम से करोगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे, सो यू विल हैव टू गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट और आइदर फॉर सर्टन अदर थिंग्स विच विल डेफिनेटली ऑफर यू जॉब्स. या फॉरेन में जाने की सोचोगे, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेर एवर आई फाइंड एनी मिस्टेक्स इन योर प्रोनाउंसिएशन, आई विल करेक्ट यू. तो ऐसा बुरा नहीं मानना कि अरे सर आप तो हमें समय समय पे टोकते रहते हैं. तो आपको टोका टोकी करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है. मेरा उद्देश्य है कि साथ साथ में आप लोगों का एक जो डेवलपमेंट है ना, वो डेवलपमेंट होना चाहिए इस वजह से. तो कभी भी ऐसा बुरा मत मानना कि सर मैंने बोल दिया और सर ने तुरंत टोक दिया, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है. फायदा आप लोगों का है कि आप लोगों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, तो आगे चल के आपको उसको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा. ठीक है, चलिए. तो अच्छा, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, और बताइए क्या है, क्या लगता है आपको? अच्छा, वर्ब आ सकता है, ये वर्ब भी नहीं है. ठीक है, सो इट कैन आइदर एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. दो में से कोई एक होना चाहिए दोस्तों. क्या लगता है? अब देखिए, एडजेक्टिव का काम क्या होता है. एडजेक्टिव मॉडिफाइज आयदर अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेन्स. वाक्यातल्या नामाबद्दल किंवा सर्वनामाबद्दल अधिक माहिती देणारा शब्द कोण असतो? ऍडजेक्टिव्ह असतो. आता इथे वाक्यामध्ये दोन सर्वनाम वापरले आपण. कोणते? एक आहे शी आणि दुसरं काय आहे? आय. हे दोन्ही सब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन आपण वाक्यामध्ये वापरलेत. पण आपण बोलतोय कशाबद्दल? की सर माझ्यापेक्षा ती चांगलं गाते. आता गाणं, सिंगिंग हे काय आहे? सिंग हे वाक्यामध्ये वर्ब आहे, बिकॉज इट इज अन ऍक्शन वर्ब. तर ती गाते, मी पण गातो ऑर्केस्ट्रामध्ये आपलं, ठीक आहे. पण माझ्यापेक्षा तिचं गाणं कसं आहे? चांगलं आहे. तिची गाण्याची क्वालिटी कशी आहे? चांगली आहे. मग या वाक्यामध्ये हा जो सिंग्स आहे, हा आहे वाक्यामध्ये वर्ब. आणि मच बेटर जे आहे, मच हा त्या ठिकाणी काय आहे? क्वांटिफायर आहे, की माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं. आणि बेटर या वाक्यामध्ये काय आहे? ऍडवर्ब आहे. काय आहे? ऍडवर्ब आहे. मग असे पण क्वेश्चन्स आपल्याला दिल्या जातात. मग आपल्याला ओळखायचंय कि बाबा नेमका वाक्यामध्ये ये जो जिस शब्द को यहाँ पे अंडरलाइंड किया है, उसका उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका वर्ड क्लास क्या है, ये समझना भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होता है. अब मैं आपको एक जस्ट समझने के लिए एक इसी लाइन पे दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपको देता हूँ. ठीक है, ताकि आपको प्रेपरेशन स्टेज में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो. एक उदाहरण है, द स्टोरी was the story was in all the daily. अब यहाँ पे डेलीज जो है DAILIES वहां पे अंडरलाइंड है. ऑप्शन में एक दिया है वेदर इट इज नाउन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है प्रोनाउन, तीसरा है डिटरमिनर, और बाद में है एडवर्ब. आई वॉन्ट यू टू टेल मी द करेक्ट आंसर एज पर योर कैपेसिटी. क्या लगता है आपको, क्या प्रोबेबल आंसर आ सकता है सर यहाँ पे? The story was in all the dailies. चलो क्लू देता हूँ आपको. आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सच में पढ़ते हो कि नहीं? या मोबाइल रील देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है ना? कुछ दिन के लिए वो सोशल मीडिया वगैरह होता है ना, वो थोड़ा अनइंस्टॉल कर दो. जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग में जाओगे तो एक कॉलम होता है. मुझे ज़्यादातर तकनीकी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता. आई डू नॉट बिलीव इन यूजिंग टेक्नोलॉजी अलॉट.
तो वहाँ पे कॉलम आता है डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। तो हर रात को सोने से पहले उसको ओपन करो, तो वहाँ पे चेक होता है कि दिन भर में आपने मोबाइल कितना यूज़ किया, यूट्यूब कितना यूज़ किया है, इंस्टा है आपके पास, आजकल होता ही है सबके पास, या फेसबुक है, या कॉलिंग्स वगैरह है। तो मान लो अगर आपका यूसेज 6 घंटे का है, तो आपको कोशिश करना है कि इसमें अननेसेसरी कितना है। एक कागज़ पेन लेके बैठो, उसका एनालाइज करो कि मैंने जो बात 2 मिनट में ख़त्म हो सकती थी फ़ोन पे, मैंने जानबूझ के खींच दिया 1 घंटे के लिए, तो वो 1 घंटा मेरा अननेसेसरी चला गया है। उसके बाद में इंस्टाग्राम के रील आपने देखा है, तो 2 घंटे उसमें ही चले गए। अब इंस्टाग्राम रील देखने से आपका कौन सा फ़ायदा होने वाला है? तो लोगों के लिए पैसा कमाने का ज़रिया है, और उस पर आजकल कंटेंट भी बहुत अलग अलग आते हैं ना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत चीज़ें करेंगे तो हमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। तो एक कहना ऐसा लोगों का आता है कि नहीं सर, समाज को वही चाहिए इसलिए हम दिखाते हैं। तो समाज को जो आप दिखाते हो उसी की डिमांड समाज करता है ना। आप मान लो 1950 से 80-90 तक दशक के मूवीज़ देखिए, मैं ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट वाले मूवीज़ जब भी ट्रैवलिंग वगैरह में होता हूँ तो देख लेता हूँ। 1950, 1955, वो ब्लैक एंड वाइट वाले, तो उसमें क्या है, स्टोरीज़ है जो आपके दिल को कहीं ना कहीं छू जाती है। मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँ, पैसा नाम की मूवी आप लोग देखिए 1957 की, क्या सर गुरुदत्त है उसमें एक्टर। वो मूवी देखने के बाद ना आपको अपनी लाइफ समझ में आ जाएगी। मतलब हम लोग कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी है, उस समय भी यही प्रॉब्लम था। उस समय भी पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादातर नौकरियाँ नहीं मिलती। तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए, उससे आपको एक लाइफ का अलग एक एंगल मिलेगा। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा था कि फिर आपको देखना है कि सर अरे ये 2 घंटा तो मैंने ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया। फिर आप कोशिश करो कि वो जो टाइम है उसको बचा ले, आप उसको कट करें। तो जो अननेसेसरी चीज़ है एकदम से कट मत करो। ठीक है, आप 2 घंटा आपको आदत है यूट्यूब देखने की, आप उसको 1 घंटे पे लाओ, फिर आप उसको 2-3 दिन बाद आधे घंटे पे लाओ, और फिर सोचो कि सर 6 घंटा मोबाइल यूसेज है, हार्डली हैड सब कुछ मिला के 1.5-2 घंटा 24 घंटे में ठीक है, तो उसको वहाँ पे कट करने की कोशिश करो। तो आपके पास जो टाइम बचेगा उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हो। मतलब कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, जो एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स है वो पढ़ सकते हो, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर सकते हो, या फिर और बहुत सारी चीज़ें जो आपको करना चाहिए वो आप कर सकते हो। तो टाइम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचाना इंपॉर्टेंट होता है। आप सब लोग मैच्योर गाइज है, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं ना। स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। तो हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको डेली कहते, त्याला दैनिक म्हणतो आपण, दैनिक, दैनिक वर्तमानपत्र। दैनिक म्हणजे काय, दररोज येणारं। तर डेली, DAILY, डेली म्हणजे दररोज। तो आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसको डेली कहते हैं। और सर आई ऑफन रीड द डेली, ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये डेली म्हणजे न्यूजपेपर। न्यूजपेपर हा ॲक्च्युली अमेरिकन शब्द आहे, पण इंग्लिशमध्ये, ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये, इंडियन इंग्लिशमध्ये, बिकॉज वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियामध्ये ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होते, तर आपण त्याला डेली म्हणतो। डेली म्हणजे न्यूजपेपर। तर ही स्टोरी सगळ्या डेलीजमध्ये होती। डेलीज म्हणजे प्लुरल आहे, म्हणजे जवळजवळ सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये ही स्टोरी होती। आता सांगा काय असेल? नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, ॲडव्हर्ब। अरे डेली हे एका न्यूजपेपरचं नाव आहे, आणि डेलीज म्हणजे काय, अनेक न्यूजपेपरचे नावं। वाक्यामध्ये हे काय असेल, नाउन असेल। काय असेल, नाउन असेल। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे सिंपल होता है दोस्तों, बट हमारा पुअर अंडरस्टैंडिंग के कारण क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हमें समझ में आता है कि अरे सर मैंने तो ये गलत ही अटेम्प्ट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। आया समझ में? गॉट इट अंडरस्टूड? ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ध्यान रखना है, जैसा स्पॉटिंग एरर वाला टॉपिक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। यस प्लीज। डिटरमिनर, इट इज नॉट डिटरमाइन्स। डिटरमिनर म्हणजे काय, एखाद्या वाक्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट शब्दाबद्दल माहिती देणारे शब्द। फॉर एक्झाम्पल आर्टिकल्स आहे ए अँड द, ते पण काय आहेत, डिटर्मिनर आहे। डिटरमाइन करणे म्हणजे काय, एखादी गोष्ट शोधून काढणे, एखाद्या गोष्टीला ऍड करणे काहीतरी, म्हणून त्याला डिटर्मिनंट। मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, लॉट, हे सगळे काय असतात, डिटर्मिनर असतात। ॲडव्हान्स्ड इंग्लिशमध्ये आपण ते शिकणारच आहे, पण योग्य प्रश्न आहे तुमचा। फॉर एक्झाम्पल असं आपण म्हणू शकतो की आय हॅव अ लॉट ऑफ मनी इन माय अकाउंट, आय हॅव अ लॉट ऑफ मनी इन माय अकाउंट। सो अ लॉट ऑफ हे काय झालं, डिटर्मिनर झालं। कशाबद्दल बोलते, ते मनी बद्दल बोलते ना। आय हॅव फ्यू मनी इन, आय हॅव लिटल मनी इन माय अकाउंट, माझ्या खात्यात थोडेसेच पैसे, अँड आय हॅव अ लॉट ऑफ मनी इन माय अकाउंट। तर लिटल, अ लॉट, फ्यू, अ फ्यू, क्वाइट, फेअरली, हे सगळे काय झाले, डिटर्मिनर झाले, म्हणजे ते वाक्याला डिटरमाइन करतात। आता स्पॉट द एरर वर्ब, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं आपको एक सिंपल वाला क्वेश्चन देता हूं। ही सफर्ड, ही सफर्ड, ये इसको ए हमने नाम दिया है, ए पार्ट, फ्रॉम फीवर, he suffered from fever when he was interviewed. He suffered from fever when he was interviewed for the job. सी वाला पार्ट हमने लिया है यहाँ पे, for the job सी। अब यहाँ पे डी वाला पार्ट जो है वो है नो एरर। म्हणजे तुम्हाला जर असं वाटलं की सर या वाक्यात एररच नाहीये, दिलेलं वाक्य ग्रामॅटिकली करेक्ट आहे, तर तुम्ही नो एरर पण तिथे टिक करू शकता, देअर विल बी नो प्रॉब्लेम एट ऑल। आता ऑप्शन मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, यू नीड टू फाइंड आउट दैट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ए मध्ये एरर है, बी मध्ये है, सी मध्ये। और अगर आपको लगता है कि सर एरर नहीं है, एरर ही नहीं है, तो आप नॉर्मली नो एरर का आंसर भी वहां पे टिक कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बताइए क्या लगता है आपको, कहाँ पे एरर होगा? He suffered from fever when he was interviewed for the job. What do you think would be the best possible option to be chosen here? B. Okay. क्या प्रॉब्लम है बी में, बताओ क्या एरर लगता है आपको? अच्छा पास्ट में, तो यहाँ पे क्या चाहिए? when he was interviewing क्यों चाहिए? He suffered from fever when he was interviewing for the job। फिर वो ऐसे चाहिए था, he suffered from fever when he was being इंटरव्यूड फॉर द जॉब। ठीक है, ही वॉज बीइंग मतलब चल रहा था। ठीक है, तो जब उसका इंटरव्यू हुआ तब वो फीवर से सफर कर रहा था। तो बताओ क्या आएगा? यहाँ पे देखो ये भी पास्ट टेंस में है ना, ही सफर्ड। अब वॉज इंटरव्यूड पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आहे, म्हणजे कोणीतरी त्याची मुलाखत घेतली ना, त्याची जेव्हा मुलाखत घेतल्या गेली तेव्हा तो आजारी होता, किंवा त्याला ताप होता, फीवरनी तो सफर करत होता। या वाक्यामध्ये कोणती एररच नाहीये मित्रांनो। दिस सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन एरर। इसमें कोई एरर है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, आपका डाउट बहुत जायज है, लेकिन वाक्य में एरर है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आपका कहना है कि सर ये पैसिव में से ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब, नहीं, ऑलरेडी ये टेंस पास्ट में है ना, तो इसीलिए वो पैसिव में नहीं आएगा वहां पे। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके लिए, बहुत सिंपल, आप लोगों को ध्यान रखना है। ईच न्यू वर्ड, each new word in this book, each new word in this book have a different meaning। सी और फिर डी में आ सकता है नो एरर दोस्तों यहाँ पे। अब बताइए क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू बी चोजन हियर? ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। अच्छा सी में एरर है, ठीक है, ओके। और किसी को क्या लगता है कहाँ एरर हो सकता है दोस्तों? वेयर डू यू फाइंड एन एरर इन दिस सेंटेंस? सी। बताओ सी में क्या एरर है? एरर है, ठीक है, बताओ कहाँ एरर है, मतलब किस वजह से आपको लगता है कि ये गिवन सेंटेंस इनकरेक्ट है? आई मीन व्हाई डू यू थिंक दैट द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन द सी पार्ट स्पेसिफिकली? क्या रीजन है? हाँ, हॅवच्या जागी हॅज हवं, व्हेरी गुड, पण का? वेरी गुड, आप कंफ्यूज कर गए थे। ये ईच जे आहे तो काय आहे? इट इज अ सिंग्युलर इंडिफायनाइट प्रोनाउन। हा कसा आहे?
सिंगुलर इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। एंड व्हेन द सेंटेंस इज बिगन with a singular indefinite pronoun you must use a singular verb after it. म्हणजे हा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंटची एरर आहे या ठिकाणी. इच न्यू वर्ड म्हणजे या पुस्तकातला प्रत्येक नवीन शब्दाचा प्रत्येक वेगळा अर्थ आहे. मग तुमचा वाक्याचा कर्ता जर सिंग्युलर असेल तर वर्ब पण कसं आलं पाहिजे, सिंग्युलरच आलं पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे इथे काय होईल, ईच ये सिंगुलर इंडिफाइनाइट वर्ब होने के कारण यू शुड यूज हैज इन प्लेस ऑफ हैव. इज दिस क्लियर? आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको एरर के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो टैकल करना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है. आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूं मैं कभी कभी पेयर वर्ड जो है इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका एक हम पैटर्न समझते हैं ताकि प्रिपरेशन करते समय हमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो. आई टेल यू हाउ द पैटर्न इज इम्पॉर्टंट फॉर इट. आता एक शब्द दिलाय आपल्याला, एक शब्द दिला इथे कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ये एक वर्ड है और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT. कॉम्प्लीमेंट एक TLIMENT एंड PLEMENT. आता याचे 4 मीनिंग दिलेले आहेत आपल्याला. पहला मीनिंग दिया है इसका, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू synthesize, to synthesize, and complement means to praise. एक ऑप्शन दिया है. दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विथ, well with, and compliment means to praise. ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ पे. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सी ओ या कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज दिया है यहाँ पे. Praise, okay, and compliment means to blend well with. Okay, and लास्ट में डी ऑप्शन है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड विथ, well with, and compliment means to praise. क्या लगता है आपको? थोड़ा तो परिचित है ना कहीं ना कहीं. हम कहते हैं ना, क्या सर थोड़ा भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया उन्होंने. कॉम्प्लीमेंट देने का एक तो मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट म्हणजे स्तुती करणे. ओके, ओ कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स अपॉन गेटिंग अ न्यू जॉब, आहे की नाही. ओह माय गुडनेस, यू आर लुकिंग ऑसम टुडे इन दैट ड्रेस. ऐसे आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट दे. एखाद्याला कॉम्प्लीमेंट देतो म्हणजे काय, स्तुती करतो. आता एक जरी तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं तरी तुमचा आन्सर परफेक्ट येऊ शकतो, एक जरी आयडेंटिफाय आला. आता COM PLIMENT आणि PLEMENT, तर कॉम्प्लिमेंट कुठलं असेल जे स्तुती करतो ते, स्तुती करणारा कॉम्प्लिमेंट कुठला असेल मित्रांनो, ये वाला जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना, इसका मतलब होता है प्रेस करना. ढूंढते ऑप्शन में, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू सिंथेसाइज आएगा क्या, नहीं. कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विथ, नहीं. कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज यहाँ पे आ सकता है, एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड वेल विथ यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड विथ ये भी गलत है. मतलब एक का मीनिंग परफेक्ट आ गया तो आ गया. तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड
वेल विथ एखाद्या गोष्टीसोबत दुसरी गोष्ट व्यवस्थित जाणे. बरोबर है, आला का अर्थ. तो ये वोकैबुलरीचा पार्ट है. ये आपके रीडिंग पे भी डिपेंड करता है. इसका मैंने एक नोट्स बनाया था पिछले बैच के लिए भी. तो ये नोट्स जो है मैंने कंपाइल किया था अलग अलग सोर्सेज से. तो उसमें बहुत डिटेल्ड में सारी चीजें हैं. आपने अगर एक दो बार वो पढ़ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी एग्जाम में जो पेयर वर्ड आते हैं ना, वहां पे आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा. और जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई बुक्स पढ़ोगे, एज सुन एज यू कम अक्रॉस अ वर्ड विच इज कंफ्यूजिंग फॉर यू, तो तुरंत उसको नोटबुक में नोट डाउन करो, डिक्शनरी में मीनिंग देखो, ताकि कुछ नए वर्ड आप इस तरीके से भी सीख सकते हो. इज दिस क्लियर? आया समझ में? या आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे. ठीक है, चलो. अब एक दूसरा आजकल पूछते हैं मैचिंग वर्ड. जो मैंने पेयर मैचिंग वर्ड कहा था ना, तो उसके रिगार्डिंग भी हमको क्या पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. तो यहाँ पे जैसा लिस्ट दिया है लिस्ट वन, और यहाँ पे आ जाता है लिस्ट सेकंड. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ. पहले चार ऑप्शन हम देखते हैं. जोड्या लावाजाला म्हणतो आपण मराठीमध्ये. एक ऑप्शन है यहाँ पे अटैच, ATTACHE. दूसरा ऑप्शन आपको दिया है अपर टिप, TERTIF. तीसरा ऑप्शन है अवंट ग्रेड. आणि दुसरा है एलाबाय. एलाबाय. आता लिस्ट मध्ये इकडे एक दिलेला आहे पहिलं, न्यू अँड एक्सपेरिमेंटल. दूसरा यहाँ पे दिया है दोस्तों प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर. तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड स्टाफ. डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ. और चौथा है अ ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मिल. खाना खाने के पहले जो ड्रिंक करते हैं ना, ये वाइन पीते हैं बहुत सारे लोग. वेस्टर्न युरोपियन कंट्रीज में जाओगे, आपल्याकडे पण बेवडे वावडे लोक आहे की नाही, 90 लगा के फिर खाना वाना खा लेते हैं. अब क्या आएगा दोस्तों, याचं उत्तर तुम्हाला येईल. आप लोगों ने वो एक वेब सीरीज देखी होगी शायद, बहुत फेमस है, फैमिली मैन, माधव मिश्रा. देखा होगा आप लोगों ने. तो उसमें तीसरा वाला जो एपिसोड है, खासकर तीसरा सीजन, मैंने वो चारों भी देखे हैं, बट आई लव इट. जो एक्टिंग स्किल है उसका, उसमें एक शब्द का प्रयोग जो है ना, एलाबाय, उसका बार बार यूज होता है. गौरी नाम की जो ये है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेट करती है अपने पति के साथ मिलकर, तो बार बार उसके मुंह से वो शब्द जो है वो रिपीट हो रहा है, एलाबाय एलाबाय. आप कभी देखोगे तो याद रखना. कधी कधी हे जे शब्द वापरतात ना इंग्रजी मधले, काही पाहत असताना, तुम्ही एखादा हिंदी मूवी पाहताय, आता अलीकडे इंग्रजी शब्दांचा भडीमार होतो, नवीन शब्द तुम्हाला दिसला की ते लक्षात ठेवायचं. काहीतरी आपल्याला नवीन तिकडे शिकायला मिळतं. आता मी बऱ्याचदा काही वेब सिरीज वगैरे पावल्या वेळात प्रवास करताना स्पेसिफिकली पाहिलं की नवनवीन शब्द असतात, तर ते काय करायचे, लगेच मी पॉज करून नोट करून घेतो, डिक्शनरीमध्ये त्याचा अर्थ पाहतो. हाँ, क्रिमिनल जस्टिस, आई एम सॉरी, क्रिमिनल जस्टिस, तेच फैमिली मैटर, क्रिमिनल जस्टिस. तो त्याच्यामध्ये तो शब्द रिपीट झाला है. वो उसका मीनिंग पहले मुझे भी नहीं पता. मैंने वो मीनिंग जो है वो सुना कहाँ से, वो वेब सीरीज में पहली बार वो शब्द सुना. बाद में मैंने चेक किया की अरे इसका मीनिंग तो ये होता है, मतलब मीनिंग पता है, लेकिन त्याला ते म्हणतात हे माहित नव्हतं. जसं आता आपण म्हणतो गराडा घालणे, तुम्ही आंदोलन करते हैं पोलिसांनी गराडा घातला, त्याला कॉर्डन ऑफ म्हणतात. तो ये भी मुझे पता नहीं था. तो बहुत बार ऐसे अलग अलग शब्द जो है मिलते हैं. अमेझॉन प्राईम वरती एक वेब सिरीज आहे, बरेच दिवस झाले मी पाहिलं नाही, पण मला खूप सारे एपिसोड पाहिले मी. क्या नाम है उसका, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली, बहुत अच्छी इंग्लिश है उसमें, आप लोग ज़्यादा सीखोगे. इस पे इन्वेस्टिगेशन पे ही है. मैं नाम भूल गया, जब याद आएगा तो बता दूंगा, अभी तो आप नहीं है मेरे पास. तर ते एपिसोड पाहत असताना मी स्वतः एक डायरी पेन घेऊन बसायचो जवळ. अमेरिकन आहे ते. एक डायरी आणि पेन सोबत. एक 40-45 मिनिटाच्या एपिसोडमध्ये किती शब्द आपल्याला नवीन मिळाले, मिनिमम 15 से 20 शब्द. जब मैं देखता था तो ऐसे डायरी और पेन लेके बैठता था, जिथे ते अडलं पॉज करायचा, लिहायचा, पॉज करायचा, लिहायचा. आणि मग त्यातले ते खूप सारे अमेरिकन स्लँग्स आहे, खूप न्यू वर्ड असतात जे आपल्याला माहिती नसतात. अब देखिए क्या लगता है आपको, इसमें से अगर एक भी आपको पता चल गया ना, एक, तो भी आप कर लोगे.
आता अलाबाय म्हणजे काय, पुलिस जर समजा इन्व्हेस्टिगेशन करत असेल तर मौका वारदात के दिन आप कहाँ थे, म्हणजे ज्या दिवशी हा गुन्हा घडला तुम्ही कुठे होते, तर तुमचं लोकेशन चेंज करतील, तुमचं मोबाईल टॉवर लोकेशन बघतील, कोणाकडनं माहिती घेतील. मग अलाबायचा अर्थ काय होतो, प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर, कि सर मर्डर यहाँ पे हुआ है लेकिन मैं वहां पे नहीं था, आई वॉज समवेयर एल्स. आप सीसीटीव्ही चेक कर लो, मेरे मोबाईल का टॉवर लोकेशन चेक कर लो, गुन्हा झाला कुठे, पुण्याच्या मध्यभागी, मी होतो कुठे, लोणावळ्याला. ते काय झालं, माझं अलाबाय झालं. म्हणजे चार पैकी कधी कधी काय होतं, एक किंवा दोन शब्दाचा जरी आपल्याला अर्थ माहिती असेल तरी आपलं ऑप्शन काय येऊ शकतं, करेक्ट त्या ठिकाणी येऊ शकतं. हे आपल्याला काय करायचंय, लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. ॲव्हंटा ग्रेड जे आहे त्याला म्हणतात डिप्लोमॅटिक सपोर्ट स्टाफ, आणि हे पर्टिफ जे आहे ते आहे अ ड्रिंक जस्ट बिफोर मिल्क, आणि अटॅकचा अर्थ काय आहे, न्यू एंड एक्सपेरिमेंट. आला का लक्षामध्ये. तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम्स में ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं दोस्तों. आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड, ओके. दिस इज समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. अब कभी कभी एक दूसरा एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो भी आपको समझना है. उसे कहते हैं ॲडॅप्शन ऑफ बॉरोड वर्ड्स. बॉरोड वर्ड म्हणजे दुसऱ्या भाषेतून घेतलेले. समजा आता मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो इथे. एक शब्द आपण घेऊया गॅस्ट्रॉनॉमी. तसं तुम्हाला वेगवेगळे शब्द माहिती असेल. ॲस्ट्रॉनॉमी माहिती आहे, ॲस्ट्रॉनॉमी. ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणजे काय, ग्रहताऱ्यांचा अभ्यास आहे की नाही. आयुका, इंटरनॅशनल इंडियन सेंटर फॉर ॲस्ट्रोफिजिक्स अँड ॲस्ट्रॉनॉमी, पुणे विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये आहे. जयंत नारळीकर ते चालवायचे, आता ते त्यांचं निधन झालं. ते नवरा बायको दोघंही त्यांनी त्याच्यात काम केलं. आकाशाशी जडले नाते, त्यांचं एक खूप चांगलं पुस्तक आहे ग्रह ताऱ्यांच्या अभ्यासाबद्दल, अवांतर वाचन म्हणून तुम्ही वाचू शकता. अब यहाँ पे देखो गॅस्ट्रॉनॉमी, आणि याचे चार अर्थ त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत. चार पैकी योग्य तो अर्थ ओळखायचा. आता गॅस्ट्रॉनॉमीचा अर्थ काय होतो मित्रांनो, पहिला दिलाय समजा त्यांनी स्टडी ऑफ कॉस्मिक गॅसेस और कॉस्मिक डस्ट, ते तो एस्ट्रोनॉमी है नॉट गैस्ट्रोनॉमी. साइंस ऑफ फ्लैट्यूलेंस, फ्लैट्यूलेंस मतलब मोटापा जो बढ़ता है ना पेट में, उसका साइंस, क्यों मोटे होते आप. तीसरा है स्टडी ऑफ द डायजेस्टिव सिस्टम, आणि नंतर आहे आर्ट अँड सायन्स ऑफ फाईन फूड अँड इटिंग. गॅस्ट्रॉनॉमी कशाला म्हणतात, स्टडी ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टम. तुमचं गॅस्ट्रॉस्कोपी करतात ना, पोटामध्ये अन्न पचनाच्या मार्गात काही गडबड झाली तर गॅस्ट्रोस्कॉपी, एक दुर्बीण असलेली नळी पोटामध्ये टाकतात, नाका वाटे किंवा तोंडा वाटे, आणि ती नळी त्याला कॅमेरा असतो समोर, ती नळी मग पोटात आयडेंटिफाय करे, मग त्याचे इमेज बघतात सोनोग्राफी सारखं, की पोटात काही गडबड आहे का ते दिसतं. मग आतड्यांमध्ये गडबड आहे का, त्याला कोलोरेक्टमी वगैरे वगैरे असतं. गॅस्ट्रॉनॉमी म्हणजे हा जो पचन संस्थेचा भाग आहे त्यात असलेला बिघाड काय करतात त्याने आइडेंटिफाई करतात. तो कभी कभी ऐसे भी शब्द आपको पूछते हैं. ये एक्चुअली दोस्तों डिपेंड करता है आपके रीडिंग स्किल पे. म्हणजे इथे ते कुठलाही शब्द विचारू शकतात, त्याला कैसा फिक्स नोट्स नहीं है कि इतना नोट्स आप पढ़ लो यही पूछा जाएगा. हाँ, हम लोग एक कर सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में इस प्रकार के जो शब्द है उनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्या है अलग अलग एग्जाम से रिपीट होते हैं. तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है वहां पे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन आपका रीडिंग स्किल जो है ये यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा लेवल पे मैटर जो है वो करता है. दोस्तों आया समझ में आपको यहाँ पे, इज दिस क्लियर. तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है नॉर्मली ये एडवांस टॉपिक में आपको पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जो बेसिक ग्रामर होता है वो वहाँ हमारा अच्छा होना चाहिए. वंस यू हैव अ फेयरली गुड कमांड ऑन द बेसिक ग्रामर, then you will be able to legitimately prepare for advanced topic. अदरवाइज डायरेक्टली ये टॉपिक आप सॉल्व करोगे तो आपसे ये बिल्कुल ही नहीं होगा. और साइमल्टेनियसली वोकैबुलरी का थोड़ा जो प्रेपरेशन है वो आपको करना बहुत ही जरूरी है. कभी कभी जैसा वोकैबुलरी में सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वो टॉपिक भी वहाँ पे आ जाते हैं. अब एक हमारे पास टाइम है तो आपको एक मैं फॉर एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे. अब एक इडियम्स है यहाँ पे, द शीप हैड सेल्ड. आता या इडियमचा अर्थ तुम्हाला ओळखायचा आहे. द मॅटर इज कॅरीड ओव्हर. दूसरा जो है वो है द मैटर इज डिसाइडेड. तीसरा है यहाँ पे द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड.
और फोर्थ ऑप्शन है सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, नवीन संधि शोधत राहणे। बताइए क्या आएगा। एक हिंदी में एक कहावत है दोस्तों, मुहावरे पता है ना हिंदी में, वाक्प्रचार आणि म्हणी शाळेत तुम्ही शिकला असाल, चिडिया चुग गई खेत। याचा अर्थ काय? चिडिया चुग गई खेत म्हणजे अब तो हो गया सर, अब क्या फायदा है, ठीक आहे। मग आता शिप हॅज सेल, शिप सेल करते म्हणजे समुद्रावरनं जी शिप प्रवास करते उसे हम सेल शब्द यूज होते, सेल, जैसे ILR सेलर, नावाडी, नाविक। सेल का मतलब है कि अब जहाज तो चली गई है सर, अब रोके क्या फायदा आहे, त्याला क्रोकोडाईल स्टियर म्हणतो आपण, गेलेल्या गोष्टीवरती उगाच आहे की नाही अश्रू ढाळत बसणे, आहे की नाही, त्याला आपण क्रोकोडाईल स्टियर म्हणतो। तर आता द शिप हॅज सेल ही एक इडियम आहे, या इडियमचा नॉमिनल लँग्वेज मध्ये अर्थ काय आहे, द अपॉर्च्युनिटी हॅज पास, आता ती संधी गेली आहे, आता तुम्हाला त्याच्याबद्दल पश्चाताप करून काहीही फायदा नहीं। तो अशा पद्धतीने हा वोकैबुलरीचा भाग है, इसमें हम सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, उसके बाद में कोलोक्वेशंस है, फ्रेजल वर्ब्स है, ये वोकैबुलरी का सेक्शन हमें एंटायरली अलग वे से ही डिफरेंट करना होता है। बट पहले हमारा जो फोकस होगा वो होगा कोर ग्रामर पे, और उसके बाद में किस पे होगा, वोकैबुलरी पे होगा। आया समझ में दोस्तों, यहाँ तक पैटर्न समझ में आ गया, ताकि प्रिपरेशन करते समय आपको कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए हमने ये किया। अब मैं आपको 5 मिनट हमारे पास है, उसका भी हम उपयोग करते हैं। अब आपको एक उदाहरण यहाँ पे देता हूं मैं। एक वाक्य दिया है गाइस मैंने आपको, एक सेंटेंस दिया है आपको मैंने, अ गुड स्टूडेंट स्टडीज एट हिज बुक्स एंड एंजॉयज रीडिंग, ठीक है। वन से आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ इसमें थोड़ा ऐड करके। just open that PPT once again. निकाला था वो आपके लिए, वन सेकंड गाइस। एनीवे, अ गुड स्टूडेंट स्टडीज एट हिज बुक्स एंड एंजॉयज रीडिंग, ये एक हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है। नाउ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल सिग्निफाइज ऑल 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सिंगल सेंटेंस। त्या एका वाक्यात तुम्हाला सगळे पार्ट ऑफ स्पीच मिळतात जे आपण आता शिकणार है। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा, अब आप मुझे ये बताने में हेल्प कीजिएगा। अच्छा, ए क्या है दोस्तों यहाँ पे, वेरी गुड आर्टिकल है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है वाक्य में, नाउन है, ओके। गुड क्या है वाक्य में, एडजेक्टिव, ठीक है। स्टडीज क्या है वाक्य में, वर्ब है। एट क्या है वाक्य में, प्रेपोजिशन है, ठीक है। अगेन बुक्स क्या है वाक्य में, नाउन है। हीज क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। एंड क्या है दोस्तों वाक्य में, कंजंक्शन है, वेरी गुड। एंजॉयज अगेन क्या है, वर्ब है। और ये जो रीडिंग है ये वाक्य में जीरण के तौर पे
यूज हुआ है। मतलब एक ही वाक्य हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी चीजों का हमें नॉलेज जो है वो देता है। ठीक है, यहाँ पे ये एंजॉय ये जीरन का भी काम करता है और ये वाक्य में एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक आहे, हे बेसिक तुम्हाला लक्षात आलं का? त्या दिवशी आणि आज सिलेबस सांगितलं, पैटर्न कसा है क्वेश्चनचा एवढं लक्षात आलंय? ठीक है, मतलब अभी हमारा क्या हो गया है गाइज, रोड मैप जो है वो तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ ग्रामर। मतलब कल का लेक्चर जो है इसमें हम देखेंगे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिर प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में, जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के टाइम पे आपको हेल्प करेगा वो होने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन, इनका यूसेज कैसे होता है, यूजिंग कंडीशंस क्या है उनके, यह हमें देखना है। आर्टिकल सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे उसके बाद में टेंस, हम टेंस डिस्कस करेंगे, टेंस का स्ट्रक्चर और टेंस का यूसेज, और वो होने के बाद कॉमन एरर ऑन द टेंसेस, क्योंकि टेंसेस के कॉमन एरर जब तक पता नहीं है तब तक क्वेश्चन टैकल करने में प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद में आएगा हमारा आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब पहला हमारा टारगेट होगा बेसिक ग्रामर, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और ग्रामर कवर होने के बाद में हमें एडवांस वाला जो पार्ट अभी आपको बताया वो एक एक टॉपिक डील करना है, और उसके बाद में आखिर में हम डील करेंगे वोकैबुलरी के टॉपिक को। मतलब पूरा सिलेबस जो है इस तौर से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इज दिस क्लियर? आया समझ में यहाँ तक आपको? आज का लेक्चर मैंने सिर्फ पैटर्न बताने के लिए एग्जाम का या क्वेश्चन का वो देखा है। कल से हम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। तो कल सबसे पहले हम अल्फाबेट पढ़ेंगे, कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में, उसमें से वॉवल क्या है, कॉन्सोनंट्स क्या है, उनकी कॉन्सेप्ट क्या आहे, मग नंतर वाक्य कसे तयार होतात, शब्द कसे तयार होतात, मराठीमध्ये जसं असतं तसे इंग्लिशमध्ये आहे। फिर सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, और सेंटेंस का हम एनालिसिस करेंगे की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आणि वर्ब आहे, मग त्यातल्या ऑब्जेक्ट मध्ये एक डायरेक्ट असतो, एक इनडायरेक्ट असतो, वर्ब मध्ये पण एक काय आहे, ऑब्जेक्ट मध्ये वर्ब मध्ये वेगवेगळा फरक आहे, त्याचे स्वरूप असतात। फॉर एक्झाम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वेगळा आहे, पास्ट मध्ये वेगळा आहे, फ्यूचर मध्ये वेगळा है, मतलब रेगुलर है, इरेग्युलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वॉक वर्ब लिया, वॉक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, त्याला ड नाही, वॉकड आहे की नाही, टॉकड, मेकड असं ते होत नाही, ड त्याचा उच्चार होत नाही। साइंस बैकग्राउंड के लोग ज्यादातर वो यूज करते हैं, ऑल्दो आई कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो ध्यान रखना है कि वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन ड नहीं ट होता है। सो वॉक्ड, शेप्ड आहे की नाही, आमचे सर होते ते बीएससी ला ब्रायोफायटा शिकवायचे आम्हाला, डॉक्टरेट इन टैक्सोनॉमी, तो वो लिखाते थे कभी कभी हमें, तो ऐसे बोलते समय वो बोलते चिमनी शेपड है ना, शेप्ड का क्या करते थे वो, शेपड आहे की नाही, आणि मग दोन प्रोफेसर मध्येच उच्चारावरनं भांडण लागले होते। ब्रायोफाइटा में एक होता है GEEM, एक बोलते थे ये जीमा कप है और दूसरा बोलते थे जीमा कप है, दोनों में झगड़ा हो गया, एक बार जोर का झगड़ा हो गया। फिर मैं तीसरे दिन घर पे गया, डिक्शनरी में देखा, दो कागज लिखे सही क्या है गलत क्या है, और दोनों के हाथ में थमा दिए, तो दोनों का झगड़ा बंद हो गया था। तो ऐसे कभी कभी होता है, तो हमको ये समझना है कि जैसा टॉक, 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 लेकिन स्पीक का क्या आता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ऐसा क्यों होता है ये हमको पता होना भी जरूरी है। तो बेसिक्स में आपके जितने भी लैंग्वेजेस के डाउट है वो हम कल क्लियर करेंगे, और आपको और भी कोई डाउट लगता है, जनरल भी आपको पूछना है, आप बिल्कुल मुझे पूछते रहिएगा क्लास में। इफ यू एवर गेट एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी। कभी भी डाउट दिमाग में नहीं रखना, आपके सामने सर है, आप उनसे पूछिए। मान लो हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे भी पता ना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरे दिन आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो आप हमारे दिमाग के अंदर, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हो सकता है कि कभी आपने कोई सवाल पूछ लिया है, शायद मेरे पढ़ने में ना आया हो, शायद मुझे पता ही ना हो, तो आपकी वजह से मेरा भी ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी वहाँ पे हो सकती है। सो आई एक्सपेक्ट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आई होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टाइम पे आइएगा, और कल हम बेसिक्स वाला पार्ट जो है लैंग्वेजेस का वो पूरा हम कवर करेंगे, और आपके जो जनरल डाउट है उसको बस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। इसके बाद आपका रीजनिंग का सेशन होगा, सर आपका सेशन कंटिन्यू करेंगे। चाहिए तो आप 1-2 मिनट का पानी वानी पीने के लिए ब्रेक ले सकते हो, फिर आके बैठिए, सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू अगेन, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।